हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। हमने हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने फीमेल सेकेंडरी जो सेक्स ऑर्गन्स है, ठीक है, उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आज की जो क्लास है उसमें हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, ठीक है, जो है अपना युग्मक जनन। और युग्मक जनन में भी आज की जो क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल शुक्र जनन और शुक्राणु की संरचना। ठीक है। ठीक है, लास्ट की जो क्लास थी जिसमें बेसिकली अपन ने जैसे कि अपन बात करें कि जो सेकेंडरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स थे, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस कर लिया था। यानी कि ओवरऑल हमने अब तक जो क्लास है उसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों डिस्कस कर लिए। ठीक है, जिनमें हमने बेसिकली जो प्राइमरी ऑर्गन और सेकेंडरी ऑर्गन हमने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, अब हम देखो फर्स्ट जो अपना था कि ठीक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम्स है उनको डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब मेन जो अपना फर्टिलाइजेशन का जो फर्स्ट इवेंट था या मेन जो रिप्रोडक्शन का फर्स्ट जो इवेंट था, ठीक है, सॉरी फर्टिलाइजेशन का नहीं, मेन रिप्रोडक्शन का जो फर्स्ट इवेंट था, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, या युग्मक जनन। क्योंकि हमने बात की थी जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तब हमने बात की थी कि भाई रिप्रोडक्शन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायर्ड होती है दो गैमेट्स की, जिनमें से एक मेल होना चाहिए और एक फीमेल होना चाहिए। ठीक है ना भाई, सिस्टम्स तो हमने पढ़ ली जिनकी रिक्वायरमेंट थी मेल और फीमेल। देन उसके बाद में रिक्वायरमेंट होती है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की, यानी कि अंडाणु और शुक्राणु की। ठीक है, तो अब हम वही प्रोसेस पढ़ेंगे कि अंडाणु का जो निर्माण है वो किस प्रकार होता है और शुक्राणु का निर्माण किस प्रकार होता है। ठीक है, जैसे देखो आज का टॉपिक है अपना युग्मक जनन। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस, क्लियर है। युग्मक जनन का सिंपल सा मतलब होता है कि जो मेल और जो फीमेल जो गैमेट्स है, ठीक है ना, नर और मादा जो युग्मक है जिन्हें हम नर में शुक्राणु बोलते हैं और मादा में अंडाणु बोलते हैं, तो नर और मादा युग्मक यानी कि शुक्राणु और अंडाणुओं का जो निर्माण होता है उसे कहते हैं हम गैमेटोजेनेसिस। और ये जो गैमेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो रेस्पेक्टिवली, जैसे कि बात करें हम स्पर्म की, तो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है मेल प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन से यानी कि टेस्टिस में, और जो ओवम है उसका फॉर्मेशन होता है फीमेल जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जिन्हें हम ओवरीज कहते हैं उनके अंदर। ठीक है, दो प्रकार का होता है ये गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, फर्स्ट जो प्रकार है, फर्स्ट जो टाइप है उसे कहते हैं शुक्र जनन या शुक्राणु निर्माण या स्पर्मेटोजेनेसिस। और सेकंड जो टाइप होता है उसे कहते हैं हम अंड जनन या oogenesis या अंडाणु का निर्माण। ठीक है, क्लियर है। अब आज की जो क्लास है इसमें बेसिकली हम जो पहला जो टाइप है अपना गैमेटोजेनेसिस का यानी कि शुक्र जनन उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हम इसका फॉर्मेशन यानी कि निर्माण और इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे। यानी कि सिंपल से में कहें तो शुक्राणु का निर्माण देखेंगे और शुक्राणु की संरचना देखेंगे। ठीक है, देखो युग्मक जनन, जैसे मैंने आपको बताया कि अगुणित नर तथा अगुणित मादा युग्मकों का जो निर्माण होता है उस प्रक्रिया को बोलते हैं युग्मक जनन। ठीक है, अगुणित नर और अगुणित मादा का मतलब क्या है, ठीक है, सॉरी, अगुणित नर और अगुणित मादा युग्मक का मतलब क्या है। तो देखो हमारे जो शरीर है उसकी एकमात्र कोशिका अंडाणु और शुक्राणु ऐसी होती हैं जो अगुणित होती है, बाकी हमारे शरीर की सारी कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। मतलब कि हमारे शरीर की सारी कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होंगे, सिर्फ अंडाणु और शुक्राणु इन दोनों के अंदर
जो गुणसूत्र है उनका एक एक सेट होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है कि भाई जो अंडाणु और शुक्राणु है उन दोनों के अंदर गुणसूत्र का एक एक सेट होगा, इसलिए इनको हैप्लॉइड कहते हैं, अगुणित कहते हैं हम। क्लियर है ना? देखो ये अगुणित सेल होती हैं, इसलिए मैंने आपको बताया था, मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, जब मैं आपको शुक्र जनन नलिकाओं के बारे में पढ़ा रहा था, ठीक है, तो वहां पे मैंने बताया था कि एक होता है ब्लड टेस्टिस बैरियर और एक होता है स्पर्म टेस्टिस बैरियर। तो स्पर्म टेस्टिस बैरियर इसलिए होता है क्योंकि ये जो कोशिका है ये अगुणित है, हमारे शरीर की सारी कोशिकाएं द्विगुणित होती है। अब हमारे शरीर की कोशिकाएं जब सारी द्विगुणित है तो हमारा इम्यून सिस्टम उन द्विगुणित कोशिकाओं को पहचानता है कि भाई ये अपनी है। ये जो अगुणित कोशिकाएं हैं अगर ये हमारे इम्यून सिस्टम के संपर्क में आती हैं, प्रतिरक्षा तंत्र के संपर्क में अगर ये आती है तो हमारा जो शरीर है या हमारा जो इम्यून सिस्टम है इनको फॉरेन सेल समझेगा, कोई पैथोजन समझेगा, ठीक है, और इन पर ये अटैक कर देगा और इनको डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, फर्स्ट जो प्रोसेस है वो हम स्टार्ट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, जिसे हम शुक्र जनन भी कहते हैं या शुक्राणु जनन भी कहते हैं। ठीक है, देखो जैसे हमने बात की थी गैमेटोजेनेसिस में कि अगुणित नर और अगुणित मादा का निर्माण कर रहे थे हम। ठीक है, अगुणित नर और अगुणित मादा युग्मक का हम कर रहे थे निर्माण। ठीक उसी प्रकार हम यहां पर बात करते हैं कि जो शुक्र जनन है, इस शुक्र जनन में जो द्विगुणित प्रीमोर्डियल कोशिकाएं होती हैं या द्विगुणित जो जनन कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, उन जनन कोशिकाओं से अगुणित शुक्राणुओं का जो निर्माण है, ठीक है, वो कहलाता है शुक्र जनन, ओनली अगर शुक्राणु का निर्माण है तो। ठीक है, अपरिपक्व द्विगुणित शुक्राणु मात्र कोशिका यानी कि स्पर्मेटोगोनिया या हम कह सकते हैं जनन कोशिका से अगुणित स्पर्मेटोजोआ का निर्माण होना क्या कहलाता है? शुक्राणु। देखो स्पर्मेटोजोआ का निर्माण होना शुक्राणु कहलाता है। ठीक है, या इसकी अदर डेफिनेशन कि स्पर्मेटोगोनिया से शुक्राणुओं के निर्माण होने की जो प्रोसेस है वो शुक्र जनन कहलाता है। ठीक है, देखो एक प्रोसेस होती है स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोलियोसिस। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोलियोसिस एक्चुअल में जब हम इसका देखेंगे तो जो सेकेंडरी अपनी स्पर्मेटोसाइट होगी उस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 4 बनेंगे यहां पर स्पर्मेटिड, जो कि गोलाकार संरचना होती है। ठीक है, अब इनका जब परिपक्वन होता है, ठीक है, तो ये धागेनुमा संरचना में कन्वर्ट होते हैं यानी कि पूर्णतः ये शुक्राणु के आकार में आते हैं। ठीक है, तो इनके जो परिपक्वन की जो प्रोसेस है, ठीक है, उसको कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोलियोसिस। ठीक है, एक टर्म्स है स्पर्मिएशन। ठीक है, देखो स्पर्मिएशन क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं, ठीक है, उन शुक्र जनन नलिकाओं की जो आंतरिक भित्ति होती है, जो इनर वॉल होती है, वो 2 टाइप की सेल से लेयर्ड होती है, यानी कि 2 प्रकार की कोशिकाएं शुक्र जनन नलिकाओं की आंतरिक भित्ति को आश्रित करती है, जिसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्रकार तो पढ़ा था घनाकार कोशिकाएं, ठीक है, और एक कोशिका थी स्तंभाकार कोशिकाएं। इस तरह से ये तो स्तंभाकार कोशिकाएं हो गई, बाकी ये जो सारी सेल्स थी ये घनाकार कोशिकाएं हो गई। इन घनाकार कोशिकाओं को हम बोल रहे थे जर्म सेल्स या प्रिमोर्डियल सेल्स। और ये जो घनाकार कोशिकाएं हैं, इन घनाकार कोशिकाओं से शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा था, यानी कि मेनली ये जो घनाकार कोशिकाएं हैं ये तो बना रही थी शुक्राणु, और ये स्तंभाकार कोशिकाएं थी सर्टोली कोशिकाएं। और याद करो
ये जो घनाकार कोशिकाओं से बनने वाले जो शुक्राणु प्रसूत थे यानी स्पर्मेटिड्स थे, ठीक है, ये स्पर्मेटिड्स सर्टोली जो सेल्स हैं, इन सर्टोली सेल्स में आकर धंसते हैं, ठीक है, और धंसने के बाद में यानी कि इनसे बाइंड हो जाएंगे और बाइंड होकर इनसे न्यूट्रिशन क्या करते रहेंगे, गेन करते रहेंगे, पोषक तत्व इनसे लेते रहेंगे। पोषक तत्व इनसे लेकर ये क्या हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, ठीक है। अब परिपक्व होने के बाद में जैसे देखो ये शुक्राणु इसमें अटैच्ड है। अब परिपक्व होने के बाद में ये जो शुक्राणु है जब इन सर्टोली कोशिकाओं से मुक्त होते हैं या रिलीज होते हैं, ठीक है, और रिलीज होकर इस शुक्र जनन नलिका की गुहा में एंटर करते हैं, ठीक है, तो ये सर्टोली कोशिकाओं से शुक्राणुओं के रिलीज होने की जो प्रोसेस है, मुक्त होने की जो प्रक्रिया है, उसे कहते हैं हम स्पर्मिएशन, ठीक है। शुक्राणुओं के शीर्ष सर्टोली कोशिकाओं में पोषण के लिए धसे रहते हैं तथा अंत में जिस प्रक्रिया के द्वारा शुक्र जनन नलिकाओं में मुक्त होते हैं उस प्रक्रिया को हम स्पर्मिएशन या शुक्राणुयन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मिएशन या शुक्राणुयन। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब देखो एक और टर्म्स हमने पहले पढ़ी भी है, डिस्कस की है, ठीक है, इजेकुलेशन, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसे स्खलन, ठीक है। इजेकुलेशन या स्खलन होता क्या है, ठीक है, तो देखो जब सीमन को बॉडी से बाहर निकाला जाता है, ठीक है, तो बॉडी से बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं इजेकुलेशन, ठीक है ना, कि इजेकुलेट यानी सीमन का इजेकुलेट होना, बाहर निकलना, ठीक है। एक टर्म्स है यहाँ पर इंसेमिनेशन, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, वीर्य सेचन, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो नर जो युग्मक है या हम कह सकते हैं कि जो वीर्य है, ठीक है, उस वीर्य को पेनिस के थ्रू, ठीक है, या उस वीर्य को पेनिस की सहायता से, ठीक है, जनरली अपन बात करें तो आर्टिफिशियल मेथड्स की बात अलग है, ठीक है, नेचुरली मेथड की बात है, तो वीर्य को मादा की जनन नाल में स्थानांतरित करने की प्रोसेस वो वीर्य सेचन कहलाती है, इंसेमिनेशन कहलाती है, या वीर्य को पेनिस की सहायता से मादा की जो जनन नाल है या जो योनि है उसमें स्खलित करने की जो प्रोसेस है, स्थानांतरित करने की जो प्रोसेस है, उसको कहते हैं हम इंसेमिनेशन या वीर्य सेचन, ठीक है। यानी कि शुक्राणु या वीर्य का मादा की जनन नाल में जो स्थानांतरण किया जाता है, जिस प्रोसेस के थ्रू किया जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं वीर्य सेचन, ठीक है। देखो नेक्स्ट है कि शुक्राणु जनन अर्थात एक शुक्राणु का निर्माण 74 डेज में होता है, ठीक है। अगर अपन जनरली बात करें कि भाई एक जो शुक्राणु होता है, एक जो स्पर्म्स होता है, ठीक है, उसके फॉर्मेशन में कितना टाइम लगता है, तो जनरली एक स्पर्म के फॉर्मेशन में 74 डेज का टाइम लगता है, ठीक है। यानी ओवरऑल अगर अपन बात करें तो 2.5 मंथ का समय लगता है, ठीक है, एक शुक्राणु के बनने में। अब आपको यहाँ एक चीज डाउट आएगा, सर एक शुक्राणु को बनने में 74 दिन का समय लग रहा है, ठीक है, तो मतलब आज एक शुक्राणु बन गया तो फिर 74 दिन बाद बनेंगे, लेकिन अगर हम क्वाइटस की प्रोसेस करें तो हम डेली शुक्राणु इजैकुलेट कर सकते हैं। तो देखो ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअसली चलती रहती है, मतलब एक आज बन रहा है, एक कल बन रहा है, एक परसों, यानी कि ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि सीढ़ी नुमा जो प्रोसेस चलती है ना, उस तरह से इनका होता है फॉर्मेशन, मतलब काफी शुक्राणु आज बन रहे होंगे, काफी कल बन रहे होंगे, परसों, ठीक है, ऐसे इनका फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा होगा। तो जैसे कि वन बाई वन जो डे निकल रहा है, ठीक है, वैसे इनका फॉर्मेशन होता जाएगा, जैसे आज एक का फॉर्मेशन पूरा हो गया, कल दूसरे का, परसों तीसरे का, ठीक है। नेक्स्ट है नरों में स्पर्मेटोजेनेसिस यौनारंभ के समय जीएनआरएच के स्राव के उल्लेखनीय वृद्धि से प्रारंभ होती है, जिसका श्रावण हाइपोथैलेमस से होता है। देखो हमको अच्छे से पता है, जब मैंने आपको पढ़ा रासायनिक समन्वय पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हाइपोथैलेमस है, उस हाइपोथैलेमस से 2 प्रकार के फैक्टर है वो सिक्रीट होते हैं। 2 प्रकार के फैक्टर्स में बात करें, एक तो है अपना इनहिबिटरी फैक्टर और एक होता है रिलीजिंग फैक्टर, यानी एक तो होता है स्रावी कारक और एक होते हैं संदमक कारक, ठीक है। तो ये रिलीजिंग फैक्टर और जो इनहिबिटिंग जो फैक्टर है,
ठीक है। जैसे अगर अपन बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, जैसे ही मेल्स में प्यूबर्टी आती है, ठीक है, तो प्यूबर्टी के टाइम पे जो हमारा हाइपोथैलेमस है, उस हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच हार्मोन सिक्रेट होता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट होता है, जो आता है हमारी अग्रपीयूष के पास, ठीक है, और उस अग्रपीयूष से मेल सेक्स हार्मोन सिक्रेट करवाता है, ठीक है। जीएनआरएच अग्रपीयूष पर कार्य करता है तथा एफएसएच और एलएस दो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का सिक्रेशन करता है, जिससे याद करो ये जो एफएसएच था ये जाकर क्या कर रहा था, स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस थी उसको इंड्यूस कर रहा था, और ये जो एलएच है ये एंड्रोजेंस के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा था, ठीक है। एलएच लेडिंग कोशिकाओं पर कार्य करता है तथा एंड्रोजन हार्मोन के संश्लेषण तथा उसके श्रावण को प्रेरित करता है। जब हमारी बॉडी में प्यूबर्टी जब आती है, यानी कि सिंपल से में कहें जब एंड्रोजन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, तब हमारी बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट होता है, और सेकेंडरी सेक्स जो ऑर्गन्स है उनका भी डेवलपमेंट होता है, ठीक है। जब देखो, जब एंड्रोजन सिक्रेट होंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई ये एक अपनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, इनके बीच में कुछ स्पेसिफिक टाइप्स की सेल्स के ग्रुप मिलते हैं जिनको बोलते हैं हम लेडिंग सेल्स। ये जो लेडिंग सेल्स है ये एंड्रोजन हार्मोन यानी कि मेनली बात करें तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की क्या कर रही थी, सिक्रेशन कर रहे थे, ठीक है। जैसे ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को ये सिक्रेट करती है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डिफ्यूजन के थ्रू एंटर करता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में एंटर करने के बाद में ये इसकी जो जर्मिनल एपिथेलियम है, यानी कि जो क्यूबोइडल सेल वाली जो लेयर है, उस लेयर को ये क्या कर देता है, स्टिमुलेट। जैसे ही वो लेयर स्टिमुलेट करती है तो वो लेयर स्पर्म बनाना प्रारंभ कर देती है, ठीक है, यानी कि स्पर्म्स का प्रोडक्शन प्रारंभ कर देती है, मतलब कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है उसको इंड्यूस करता है, प्रेरित करता है, ठीक है। वहीं बात करें कि जो एफएसएच हार्मोन है वो सर्टोली कोशिकाओं पर कार्य करता है तथा कुछ कारकों के श्रावण को ये प्रेरित करता है, जिसमें बेसिकली अपन बात करें, ठीक है, जो शुक्र जनन की प्रक्रिया को इंड्यूस करते हैं या शुक्र जनन की जो प्रक्रिया है उसमें ये सम्मिलित होते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिस्कस करते हैं कि भाई जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कंट्रोल कैसे होता है, उस या हम कह सकते हैं कि कैसे ये रेगुलेट होता है, किसके द्वारा रेगुलेशन किया जाता है, कौन से हॉर्मोन्स है उनके द्वारा इसका रेगुलेशन किया जाता है, ठीक है। देखो, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, जस्ट अभी, कि हमारा जो हाइपोथैलेमस है उससे दो प्रकार के फैक्टर रिलीज होंगे, या तो इनहिबिटरी फैक्टर होंगे या रिलीजिंग फैक्टर होंगे, ठीक है। जैसे ही प्यूबर्टी का टाइम आता है या प्यूबर्टी की एज आती है, ठीक है, उस एज में हमारा जो हाइपोथैलेमस है, उस हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ठीक है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। अब ये जो जीएनआरएच सिक्रीट होता है, ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, हमारी जो अग्रपीयूष की ग्रंथि है, एडिनोहाइपोफाइसिस जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, उस पर आकर ये क्या करता है, एक्ट करता है, ठीक है। और जैसे ही ये पीयूष ग्रंथि पर आकर एक्ट करता है तो वहां से ये दो सेक्स हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, और वो दोनों सेक्स हार्मोन होते हैं एफएसएच और एलएच, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि जो एफएसएच है वो मेनली सर्टोली सेल्स पर आकर एक्ट करता है, ठीक है, और सर्टोली सेल्स से ये, जैसे मैंने अपन ने वहां पे पढ़ा था जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बता रहा था आपको, ठीक है, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि ये जो सर्टोली सेल्स है ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है, और ये जो एंड्रोजन बाइंडिंग जो प्रोटीन है ये स्पर्मेटोजेनेसिस को इंड्यूस करती है, ठीक है। तो ये जो एफएसएच है, ठीक है, ये एक्ट करता है जिससे एबीपी जो प्रोटीन है, एंड्रोजन बाइंडिंग जो प्रोटीन है, उसका फॉर्मेशन होता है। अब देखो, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का मतलब क्या हो गया कि एक्चुअल में ये जो प्रोटीन्स है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या करती है, जो टेस्टोस्टेरोन है उसके अमाउंट को बढ़ाती है, ठीक है।
जिससे क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी शुक्राणुओं का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। वही हमने पढ़ा था जस्ट अभी कि ये जो एफएसएच है इनसे एक कारक और सिक्रीट होता है, ठीक है, जो इस शुक्र जनन के निर्माण में या शुक्र जनन की जो प्रोसेस है उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, वो कारक है इनिबिन। इसका रोल अभी देखेंगे, पहले एलएच का रोल देखते हैं, देन उसके बाद देखो दूसरा जो हार्मोन है वो है एलएच हार्मोन। और मैंने बताया आपको कि ये जो एलएच हार्मोन है इसका निर्माण होता है लेडिंग कोशिकाओं के बाहर प्रेजेंट जो स्पेस होता है जिसे हम इंटरस्टिशियल, सॉरी लेडिंग कोशिका नहीं, शुक्रजनन नलिकाओं के बाहर प्रेजेंट जो स्पेस है जिसके अंदर स्पेसिफिक टाइप की सेल्स के ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं लेडिंग सेल्स। ठीक है, ये जो लेडिंग सेल्स है, ठीक है, जब एलएच आकर इन लेडिंग सेल्स पर एक्ट करता है तो ये लेडिंग सेल्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डिफ्यूज होकर एंटर करता है किसमें, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में एंटर करता है। ठीक है, ये एबीपी उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या करती है, इस एंड्रोजन की जो कंसंट्रेशन है उसको इंक्रीज करती है। ठीक है, जैसे ही इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है वहां पर तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस शुरू हो जाती है। ठीक है, ये टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट कर रही है और टेस्टोस्टेरोन स्पर्मेटोजेनेसिस को सिक्रीट कर रहा है। अब ये तो हो गया इसका पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक मतलब कि भाई रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये सिक्रीट हो रहा है। बट अगर रिक्वायरमेंट उतनी है नहीं और इसका सिक्रेशन ज़्यादा अमाउंट में होता है तब इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन बात करें कि भाई जब इसकी रिक्वायरमेंट अपन को जितनी थी उतना सिक्रीट हो रहा है, लेकिन किसी भी कारण बस ये रिक्वायरमेंट से ज़्यादा सिक्रीट होता है अगर, ठीक है, तब इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो जैसे इसमें पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म चलती है जो अभी हमने देखी, ठीक उसी प्रकार इसमें नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी चलती है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई ये जो सर्टोली सेल से एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन तो सिक्रीट कर ही रही है, उसके साथ में ये इनहिबिन जो फैक्टर है उसका भी सिक्रीट कर रही है, इनहिबिन जो हार्मोन है उसका भी सिक्रीट कर रही है। ये इनहिबिन हार्मोन जैसे ही जो एफएसएच है उसका लेवल जैसे ही बढ़ता है, ठीक है भाई, एक ऑप्टिमम लेवल सबका होता है, जब उस ऑप्टिमम लेवल से जैसे ही ज्यादा जाता है इसका लेवल, तो ये जो इनहिबिन हार्मोन है ये एक्चुअल में क्या करता है, हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी को पास आता है और इसको संदमित कर देता है, इसको ये सप्रेस करता है कि भाई ये बोलता है, जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी अग्रपीयूष या एंटीरियर पिट्यूटरी के पास कि भाई जो हमारा ब्लड है उसमें एफएसएच ऑलरेडी, ठीक है, पहले से ही अधिक अमाउंट में पड़ा है, तो अब सिक्रीट मत करो, पहले इसका यूज होने दो, देन उसके बाद। ठीक उसी तरह जो एलएच है उसका फंक्शन है, जैसे टेस्टोस्टेरोन का अमाउंट बढ़ता है तो ये जो अग्रपीयूष है और जो हाइपोथैलेमस है इन दोनों को संदमित कर देता है। ठीक है, तो ये होता है इनका फीडबैक में नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव में तो हमने पढ़ा कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये सिक्रीट हो रहा है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में हमने ये पढ़ा है कि जैसे ही अगर एक ऑप्टिमम लेवल से ज़्यादा इनका जो लेवल है वो इंक्रीज होता है तो इनकी जो कंसंट्रेशन है वो एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस है इन दोनों को सप्रेस कर देती है, जिससे इनका सिक्रेशन कम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इस तरह से जो नर जनन तंत्र है, ठीक है, उसको हार्मोन्स क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, कि कब स्पर्म्स का प्रोडक्शन किस रेट से करना है, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि भाई स्पर्म जो इसमें फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, तो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसको किस अमाउंट में सिक्रीट करना है। ठीक है, तो अब देखो यहां तक हमने पढ़ लिया जिसमें हम जनरली जो युग्मक जनन की प्रोसेस पढ़ रहे हैं, ठीक है, कुछ हमने टर्म्स डिस्कस किए हैं। उसके बाद में हमने फिर जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका हार्मोनल रेगुलेशन पढ़ा कि कैसे हार्मोन्स हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रेगुलेट करते हैं,
कैसे इसमें स्पर्म्स के फॉर्मेशन की प्रोसेस को ये क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं और इंड्यूस करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं मेन अपनी गैमेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। ठीक है, देखो जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है, ठीक है, वो निम्न प्रावस्थाओं में कंप्लीट होती है। ठीक है, जैसे बेसिकली देखो इसमें 3 प्रावस्थाएं होती है। ठीक है, फर्स्ट जो प्रोसेस है उसे कहते हैं गुणन प्रावस्था, मल्टीप्लिकेशन फेज। सेकंड जो फेज है, सेकंड जो प्रोसेस है उसे कहते हैं ग्रोथ फेज यानी कि वृद्धि प्रावस्था। और थर्ड जो प्रावस्था है, थर्ड जो फेज है उसे कहते हैं परिपक्वन प्रावस्था। ठीक है, यानी कि मैच्योरेशन फेज। क्लियर है? ठीक है, अब देखो, अब अपन फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज की। मल्टीप्लिकेशन फेज या गुणन जो प्रावस्था है, ठीक है, इसका कहना सिंपल सा है, ठीक है, कि भाई मल्टीप्लाई होना। ठीक है, यानी कि ये जो फेज है, इस फेज में जनरली जो सेल्स है वो मल्टीप्लाई होती हैं, यानी कि सेल्स का जो नंबर है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, जनरली ये जो फेज चलती है, ये जो प्रोसेस है, ठीक है, वो चलती है शुक्राणु मात्र कोशिकाओं में। जो स्पर्म मदर सेल्स है, ठीक है, या जो स्पर्मेटोसाइट्स है, सॉरी स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है, उन स्पर्मेटोगोनिया में ये प्रोसेस चलती है, जिससे क्या होता है कि जैसे एक स्पर्मेटोगोनिया है, इसमें क्या चलते हैं, समसूत्री विभाजन चलते हैं, जिससे समान कोशिकाएं बनती है। ठीक है, अब एक कोशिका है उससे 2 कोशिका बन रही है। अब वैसे अगर बात करें अपन की जनरली जो एक कोशिका है, ठीक है, उसका अगर अपन डिवीजन करें तो फाइनली 4 शुक्राणु बनते हैं। अब ये नंबर इंक्रीज क्यों करती है, ताकि जो शुक्राणु है ज्यादा अमाउंट में बने। भाई एक कोशिका से 2 कोशिका बनेंगी तो वो 2 कोशिकाएं 8 शुक्राणु बनाएंगी। ठीक है, तो जो गुणन प्रावस्था है उसमें जो स्पर्मेटोगोनिया है या स्पर्म मदर सेल्स जिन्हें हम बोलते हैं, जो द्विगुणित है, उनमें चलते हैं समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन चलते हैं इस ये जो प्रोसेस है या ये जो फेज है, इसका मेन मीन्स है कि जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि करना। जब कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होगी तो अधिक मात्रा में किसका फॉर्मेशन होगा, शुक्राणुओं का। ठीक है, जैसे देखो ये फेज, जैसे ये फेज मैंने आपको बताया, ये चलो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये देख लो। भाई ये प्रीमोर्डियल सेल्स है, ठीक है, या इसे हम कह सकते हैं स्पर्म मदर सेल, या इसका दूसरा नाम स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, ये प्रीमोर्डियल सेल्स है, द्विगुणित कोशिकाएं हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट जो फेज हमने पढ़ी है जिसे हम कहते हैं गुणन प्रावस्था या मल्टीप्लिकेशन फेज, इस गुणन प्रावस्था या मल्टीप्लिकेशन फेज में जनरली होगा क्या कि ये जो स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्म मदर सेल्स या प्रीमोर्डियल जो सेल्स हैं, इनमें समसूत्री विभाजन प्रारंभ होंगे। ठीक है, समसूत्री विभाजन की खासियत क्या है कि ये नई जो कोशिका बनाएगा, ठीक है, उन कोशिकाओं का जेनेटिक मैटर या उन कोशिकाओं में ओवरऑल जो पूरे स्ट्रक्चर्स है वो इसके समान होंगे, यानी कि समसूत्री विभाजन एक तरह से क्लोन कोशिकाएं बनाता है। ठीक है, तो बनने वाली सारी कोशिकाएं भी क्या होंगी, द्विगुणित होंगी। देखो ये द्विगुणित कोशिकाएं हैं, इनमें चल रहा है समसूत्री विभाजन, तो इससे बन रही है सारी द्विगुणित कोशिकाएं। ठीक है, तो अल्टीमेटली एक कोशिका में समसूत्री विभाजन चला जिससे 4 बनी ये अपने स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, यानी कि ओवरऑल अगर अपन बात करें
तो ये जो फर्स्ट फेज है, इस फर्स्ट फेज में एक कोशिका से 4 स्पर्मेटोगोनिया बन रही है, एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्मेटोगोनिया बन रही है। अगर ये फेज नहीं होती तो ये एक स्पर्मेटोगोनिया ओनली अपन बात करें तो 4 शुक्राणुओं का फॉर्मेशन करती। ठीक है, अभी ये मल्टीप्लिकेशन फेज चल रही है, तो एक स्पर्मेटोगोनिया से बनी है 4 स्पर्मेटोगोनिया, मतलब कि ये 4 स्पर्मेटोगोनिया 16 स्पर्म्स का या 16 शुक्राणुओं का निर्माण करेंगी। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन जो फेज है उसका मेन पर्पज ये होता है कि स्पर्मेटोगोनिया का जो काउंट है, स्पर्मेटोगोनिया की जो संख्या है, उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में शुक्राणु फॉर्म हो सके। ठीक है, अब जो सेकंड जो फेज है वो है अपनी ग्रोथ फेज, इसे बोलते हैं वृद्धि प्रावस्था। इस प्रावस्था में एक्चुअल में क्या होता है कि जो स्पर्मेटोगोनिया जो हमारी बनी थी, ठीक है, ये स्पर्मेटोगोनिया अपने साइज को करती है इंक्रीज। अब साइज को इंक्रीज कैसे करेगी? तो देखो जैसे ये पोषक तत्वों का अवशोषण कर लेगी, जल का अवशोषण कर लेगी। ठीक है, तो एक तरह से हम कहते हैं ना कि भाई एक इंसान है वो खा खा के मोटा हो जाता है, ठीक उसी तरह से ये भी क्या करती है, पोषक तत्वों को ग्रहण करके, जल का अवशोषण करके, ठीक है, अपने साइज को इंक्रीज कर लेती है, यानी कि ये भी मोटी हो जाती है। जब इसका साइज बढ़ जाता है, मतलब कि इसके साइज में वृद्धि हुई, ठीक है, आकार में वृद्धि हुई, तो इस प्रावस्था को बोलते हैं हम वृद्धि प्रावस्था। देखो जो स्पर्मेटोगोनिया जिसमें हमारा माइटोसिस डिवीजन चल रहा था, समसूत्री विभाजन चल रहा था, जिससे नई स्पर्मेटोगोनिया बन रही थी, ठीक है, उनका अगर अपन बात करें गुणसूत्र जो संगठन है वो 46 क्रोमोसोम थे, यानी कि ये डिप्लॉइड थे। तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया जो वृद्धि कर रही है, ठीक है, इसमें भी गुणसूत्रों के 2 ही जोड़े होंगे, यानी कि ये भी द्विगुणित कोशिकाएं होंगी। ठीक है, इसमें स्पर्मेटोगोनिया है, यह आकार में वृद्धि कर लेती है लेकिन विभाजन नहीं हो रहा, इसलिए ये द्विगुणित कोशिका रह रही है। ठीक है, अब जब ये आकार में वृद्धि करती है तो फिर ये बन जाती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, या इसको कहने लग जाते हैं हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर से इस चार्ट पे आते हैं अपन। देखो ये कोशिका ने क्या किया, खाया पिया अच्छे से, पोषण लिया, खूब सारा पानी पिया, और पानी पी के ये हो गई मोटी, इसने कर लिया अपने साइज को इंक्रीज। ठीक है, तो ये जो प्रावस्था है, लेकिन यहां पर ये बात याद रखने की है, साइज में वृद्धि हो रही है, ठीक है, लेकिन विभाजन कोई भी नहीं हो रहा, ना समसूत्री हो रहा ना अर्धसूत्री हो रहा। ठीक है, इसे कहते हैं ग्रोथ फेज, वृद्धि प्रावस्था। ठीक है, जब ये अपने साइज को इंक्रीज करती है, ठीक है, तो इंक्रीज करने के पश्चात इस कोशिका को कहने लग जाते हैं हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हमेशा डिप्लॉइड होगी, द्विगुणित होगी। ठीक है, अब थर्ड जो फेज है वो आती है अपनी मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज में क्या होगा एक्चुअल में कि ये जो अपनी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो बनी थी, ठीक है, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन चलते हैं। जब इसमें पहला अर्धसूत्री विभाजन चलता है तो इस एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती हैं। ठीक है, जैसे देखो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, जब इसमें मियोसिस डिवीजन चलेंगे, अर्धसूत्री विभाजन चलेंगे, ठीक है, जैसे नाम से ही अपन को पता चल रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन, मतलब इस विभाजन के दौरान ये जो कोशिका है इसकी गुणिता आधी हो जाती है। यानी कि जनरली देखें तो एक डिप्लॉइड कोशिका के अंदर 2 गुणसूत्र के सेट होते हैं। ठीक है, तो हम 46 गुणसूत्र मानते हैं मानव में। ठीक है, जब इसमें डिवीजन चलता है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट चलता है, तो ये जो कोशिका थी जिसके पास 46 गुणसूत्र थे, ठीक है, अब इससे बनने वाली जो 2 नई कोशिकाएं होंगे उनके पास आधे आधे ही रह जाएंगे। ठीक है, तो ये जो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट है इसको हम न्यूनकारी विभाजन भी बोलते हैं। न्यूनकारी विभाजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसने क्या कर दिया, जो मात्र कोशिका है, ठीक है, इससे बनने वाली जो नई कोशिकाएं हैं उसमें गुणसूत्रों की संख्या कम कर दी, इसने आधा आधा बांट दिया। ठीक है, अब बन गई 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स,
और ये जो दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं ये हैं हैप्लोइड, याद रखना है। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट डिप्लोइड होती है, द्विगुणित होती है। वहीं बात करें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लोइड होती है। ठीक है, अब ये जो दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनी है, इन दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में फिर से एक बार और अर्धसूत्री विभाजन चलता है, जिसे कहते हैं हम अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। लेकिन मजे वाली बात यह है कि अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड जब इनमें चलता है तो ये जो दो कोशिकाएं हैं, दो जो अपनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, इनसे 4 कोशिका बनेंगी, यानी कि चार स्पर्मेटिड बनेंगे। तो ये जो 4 स्पर्मेटिड है, ठीक है, ये भी हैप्लोइड होते हैं। लेकिन अभी हमने पढ़ा था कि सर अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट चल रहा है, न्यूनकारी विभाजन है, तो ये क्या कर देगा, जो कोशिका है उसके गुणसूत्र हैं उनको आधा कर देगा, यानी कि एक कोशिका से जो नई 2 कोशिकाएं बनेंगी उनमें आधे आधे गुणसूत्र चले जाएंगे। लेकिन यहाँ तो हमने देखा है कि भाई अर्धसूत्री विभाजन सेकंड चल रहा है, लेकिन इसके अंदर गुणसूत्रों का सेट तो सेम ही है। ये क्या चमत्कार हुआ भाई, यहाँ तो न्यूनकारी विभाजन बोल रहे हैं अर्धसूत्री विभाजन को, और यहाँ तो नई कोशिकाओं में बराबर गुणसूत्र है, कोई कमी नहीं हुई। अर्धसूत्री विभाजन के अकॉर्डिंग तो यहाँ जो 4 कोशिकाएं बनेंगी उनमें n/2 हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये जो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड है ये समसूत्री विभाजन के समान होता है। समसूत्री विभाजन के समान होने का क्या मतलब हो गया कि इससे जो भी नई कोशिकाएं बनेंगी, जैसे समसूत्री विभाजन क्या कर रहा था, अपनी क्लोन कोशिका बना रहा था, डिप्लोइड कोशिका से डिप्लोइड कोशिका बना रहा था। इनमें अर्धसूत्री विभाजन यानी कि ये जो विभाजन है समसूत्री विभाजन के समान होता है, अर्थात मतलब ये हुआ कि इससे बनने वाली जो नई कोशिकाएं हैं वो सेम इसकी क्लोन बनेंगी, सेम इसकी क्लोन कोशिकाएं बनेंगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो ये जो एक प्राइमरी ओसाइट से 4 जो स्पर्मेटिड बनते हैं, ठीक है, ये बनने की जो प्रोसेस है उसे कहते हैं हम मैच्योरेशन फेज। ठीक है, इसमें भी मैच्योरेशन फेज की जैसे बात करें कि 4 स्पर्मेटिड बन गए, ठीक है ना। अब वैसे बात करें तो ओवरऑल जब तक स्पर्म नहीं बन जाते तब तक ये पूरी फेज मैच्योरेशन फेज ही कहलाती है। ठीक है, अब ये जो 4 स्पर्मेटिड बने हैं ये राउंड आकार की अगतिशील संरचनाएं होती हैं। ठीक है, फिर इनमें चलती है स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस, जिससे क्या करते हैं कि ये जो स्पर्मेटिड हैं ये जाते हैं सर्टोली कोशिकाओं के पास, सर्टोली कोशिकाओं के पास जाकर ये उनसे अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, उनमें धस जाते हैं, और अटैच होने के बाद में ये वहां से पोषक तत्व यानी कि पोषण प्रदान करते रहते हैं, पोषण लेते रहते हैं, पोषण लेकर ये हो जाते हैं विकसित, खा पी के हट्टे कट्टे हो गए। अब वहां से फिर ये रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां से पोषण प्राप्त करने के बाद, सर्टोली कोशिकाओं से पोषण प्राप्त करने के बाद जब ये परिपक्व हो जाते हैं और परिपक्व होकर एक पूर्ण शुक्राणु की संरचना ये धारण कर लेते हैं, ठीक है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, इसको हम चार्ट की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, देखो ये प्राइमरी oocyte बनी थी जो डिप्लोइड थी। अब इस प्राइमरी oocyte में चला है ये मियोसिस विभाजन फर्स्ट, इसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, या इसका दूसरा नाम अर्धसूत्रण फर्स्ट भी हो सकता है। ठीक है, जब अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट इनमें चलता है तो 2 कोशिकाएं बनेंगी। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट चल रहा है, ये डिप्लोइड सेल है, तो इससे 2 हैप्लोइड कोशिकाएं बनेंगी, अगुणित कोशिकाएं बनेंगी। इन दोनों अगुणित कोशिकाओं को कहते हैं हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, अब देखो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, उसकी जो प्लोइडी है वो होती है डिप्लोइड, यानी कि द्विगुणित कोशिका होती है। लेकिन बात करें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की तो ये होती है अगुणित कोशिकाएं। यहाँ कंफ्यूज होने का होता है, या यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं बच्चे, जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से पूछ लेते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से पूछ लेते हैं।
ठीक है। अब देखो जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स थी, इनमें जैसे हमने बात की थी कि भाई मियोसिस सेकंड चलता है, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड चलता है। जब इनमें अर्धसूत्री विभाजन सेकंड चलता है तो ये जो अर्धसूत्री विभाजन है वो समसूत्री विभाजन के समान होता है। मतलब कि इससे बनने वाली, यानी कि जो दो अपनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है, इनसे बनने वाली जो 4 स्पर्मेटेड सेल्स होंगी, ये चारों स्पर्मेटेड सेल्स सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के समान होंगी। ठीक है, यानी कि ये चारों भी हैप्लॉइड कोशिकाएं होंगी। ठीक है, अब ये जो चारों हैप्लॉइड कोशिकाएं हैं, ठीक है, इन चारों हैप्लॉइड कोशिकाओं से, ठीक है, पूर्णतः शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया है, यानी कि जो स्पर्मेटिड है, इनको हिंदी में बोलते हैं स्पर्मेटिड को शुक्राणु प्रसू, यानी कि जो स्पर्मेटिड है या जो शुक्राणु प्रसू है, उनसे स्पर्मेटोजोआ का जो फॉर्मेशन होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम स्पर्मियोजेनेसिस। और ये वृद्धि अवस्था के बाद की ये जो पूरी प्रोसेस है, जिसमें हम बात करें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का बनना और अल्टीमेटली स्पर्मेटोजोआ का जो फॉर्मेशन हो जाता है, ये वाली जो फेज है, ये फेज कहलाती है हमारी मैच्योरेशन फेज या परिपक्वन प्रावस्था। ठीक है, मैच्योरेशन फेज या परिपक्वन प्रावस्था के बारे में समझ में आया। ठीक है, तो अल्टीमेटली एक चीज समझ में आई आपको कि एक जो प्रिमोर्डियल मदर सेल है या एक जो स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है, या हम कह सकते हैं एक जो स्पर्म मदर सेल्स है, उससे 4 जो शुक्राणु है, ठीक है, उनका निर्माण किस प्रक्रिया से हो रहा है या कैसे हो रहा है, कौन कौन से इसमें स्टेप इन्वॉल्व है, वो समझ में आ गए। ठीक है, देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि टेस्टिस है, ये टेस्टिस नर प्राथमिक जननांग होते हैं, और हमने पढ़ा था कि ये नर प्राथमिक जो जननांग है, इनके अंदर कुछ चैम्बर्स होते हैं या ये चैम्बर्स में विभाजित होता है, जिसे कहते हैं हम टेस्टिकुलर लोब। ठीक है, या वृषण पालिका। हर एक वृषण पालिका में 1 से 3 अत्यधिक कुंडलित नलिकाकार संरचना पाई जाती है, जिसे कहते हैं हम शुक्र जनन नलिका। इन शुक्र जनन नलिकाओं की हमने आंतरिकी देखी थी, जिसमें इस प्रकार, जैसे एक जो शुक्र जनन नलिका है या एक जो पिंड है, ठीक है, उसके अंदर हमने देखी थी कि जनरली 1 से 3 होती है। इस तरह से हमने व्यवस्था देखी थी। ये इसकी आंतरिक भित्ति है, 2 प्रकार की इसमें कोशिका देखी थी। एक देखी हमने जनन उपकला, दूसरी देखी हमने सर्टोली कोशिका। एक देखी हमने जनन उपकला, दूसरी देखी हमने सर्टोली कोशिका। जो जनन उपकला है उसका तो मेन फंक्शन क्या था, स्पर्म्स का फॉर्मेशन। जो सर्टोली कोशिका है उसका मेन फंक्शन क्या था कि बनने वाले जो स्पर्म्स है उनको अपने अंदर या अपने से अटैच करना और इनको परिपक्व करना, यानी कि इनको पोषण प्रदान करना, इनका विकास करना। ठीक है, अब जैसे एक जो अपनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, उसका हमने इतना सा सेक्शन काटा और इसको देखते हैं। देखो ये तो इसकी आउटर लेयर हो गई। ठीक है, ये इस आउटर के लेयर के नीचे प्रेजेंट जो लेयर्स हैं, जो सेल्स हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया या शुक्राणु मदर सेल, शुक्राणु मात्र कोशिका, शुक्राणु मात्र कोशिका। ठीक है, अब इनके बीच में ये इलोंगेटेड सेल है, पिलर लाइक सेल्स है। ठीक है, इस पिलर लाइक सेल को कहते हैं सर्टोली कोशिका। ठीक है, ये जो शुक्राणु मात्र कोशिकाएं हैं, ठीक है, इन ही शुक्राणु मात्र कोशिकाओं में चलती है वो जो पूरी प्रोसेस जो हमने देखी है ना चार्ट के थ्रू, जिसमें स्पर्मेटोगोनिया है, उसमें माइटोसिस डिवीजन होता है। ठीक है, काफी सारी स्पर्मेटोगोनिया बनती है, फिर ग्रोथ फेज आती है, यानी कि आकार में उसकी वृद्धि होती है। ठीक है, देन उसके बाद में फिर क्या होता है कि वो जो आकार में जब वृद्धि हो जाती है तो वो बन जाती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्रमशः अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड चलता है, जिससे 4 स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और 4 जो स्पर्मेटिड्स है वो 4 स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करती है। वो सब चलती है इन कोशिकाओं के अंदर, यानी कि इनमें ये प्रोसेस चली भाई।
ये स्पर्मेटोगोनिया है, इसमें विभाजन चला तो बन गई स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी बनी। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जब हम बात करें अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो बन गई 4 स्पर्मेटेड सेल्स। ठीक है। ये तो खैर कंप्लीटली यहाँ पे गलत ड्रॉ कर रखा है, यहाँ बना देता हूं मैं। ये बन गई स्पर्मेटेड कोशिका। अब ये जो स्पर्मेटेड कोशिका है ये आएगी कहां पर, इस सर्टोली कोशिका के पास में, और सर्टोली कोशिका के पास में आकर इस सर्टोली कोशिका से ये अटैच हो जाएगी। इस तरह से ये अटैच हो गई, ये स्पर्मेटेड कोशिकाएं हैं। ठीक है, इससे बनी स्पर्मेटेड कोशिका, ये आई, ये इससे अटैच हो गई। अब जब ये स्पर्मेटेड कोशिका इस सर्टोली कोशिका से क्या करती है, जो पोषक तत्व है उनका अवशोषण करती है, तो पोषक तत्व अवशोषित करके ये जब परिपक्व हो जाती है, ठीक है, यानी शुक्राणु कोशिका सॉरी स्पर्मेटेड से शुक्राणु पशु जो बन गए, अरे यार सॉरी, स्पर्मेटेड जो सेल्स है उनसे स्पर्मेटोजोआ जब बन जाता है, ठीक है, तो बनने के बाद में जब ये परिपक्व हो जाता है तो ये यहाँ से रिलीज हो जाता है, मुक्त हो जाता है, और मुक्त होकर ये आ जाता है इस सर्टोल सॉरी जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, जो शुक्रजनन नलिकाएं हैं उनके गुहा में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब ये एक स्पर्म्स की फॉर्मेशन सॉरी स्ट्रक्चर शो कर रखी है। देखो जनरली अपन बात करें, जब हमने एक स्पर्मेटोगोनिया सेल्स ली थी जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल माइटोसिस डिवीजन कराए थे, जिनसे काफी सारी स्पर्मेटोगोनिया सेल्स बनी थी, जब यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन फेज चली, ग्रोथ फेज चली और अपना मैच्योरेशन फेज चली। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमने देखा था कि एक जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स है उस एक स्पर्मेटोगोनिया सेल्स से 4 शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा था। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ठीक, अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि भाई जो 100 स्पर्मेटोगोनिया सेल्स है उनसे कितने शुक्राणुओं का निर्माण होगा, ठीक है, 100 स्पर्मेटोगोनिया जो सेल्स है उनसे कितने शुक्राणुओं का निर्माण होगा, तो देखो हमने पढ़ा है कि एक जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स है उससे 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, ये 100 स्पर्मेटोगोनिया की बात कर रहा है, एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 शुक्राणु बनते हैं, तो अल्टीमेटली बात करें तो 100 स्पर्मेटोगोनिया सेल्स से कितने बन जाएंगे, 400। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको स्पर्मेटोगोनिया से आए, ठीक है, तो 400 बनेंगे। अगर वहीं आपसे ये पूछे कि भाई जो 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स थी, जो 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स या 100 प्राथमिक जो स्पर्मेटोसाइट्स थी उनसे कितने शुक्राणुओं का निर्माण होगा। अब याद करो जो प्राथमिक जो स्पर्मेटोसाइट्स थी, ठीक है, उसका फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा था, क्या प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन किसी डिवीजन से हो रहा था। तो देखो मैं आपको बताऊं कि जो अपनी स्पर्मेटोगोनिया थी, ठीक है, या जो स्पर्मेटोगोनिया जो सेल्स थी उसमें जब समसूत्री विभाजन चल रहे थे जिससे काफी सारे स्पर्मेटोगोनिया सेल्स बनी थी, जब ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स अपने साइज को इंक्रीज करती है, पोषक तत्वों का, जल का, ठीक है, अवशोषण करके जब ये अपने साइज को इंक्रीज करती है, तो जैसे ही ये इसका साइज इंक्रीज होता है इसे कहने लग जाते हैं हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अगर हमसे पूछा जा रहा है कि भाई जो 100 प्राइमरी जो स्पर्मेटोसाइट्स है, ठीक है, उनसे कितने शुक्राणु बनेंगे, तो भाई जब एक उगोनिया है, सॉरी उगोनिया नहीं, जब एक अपनी जो स्पर्मेटोगोनिया है, जब एक स्पर्मेटोगोनिया से बात करें हम 400 शुक्राणु बन रहे हैं, ठीक है, तो जो अपनी प्राइमरी जो स्पर्मेटोसाइट्स थी, प्राथमिक जो स्पर्मेटोसाइट्स है, ठीक है, उससे भी तो 400 ही बनेंगे। ठीक है भाई, देखो ये जो डायग्राम था अपना, ठीक है, ये बात कर रहा है, ये जनरली बात कर रहा है कि ये जो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है इससे कितने स्पर्म बनेंगे। जैसे एक हमारी स्पर्मेटोगोनिया है, इस एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म बने हैं, तो एक जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है इससे भी तो 4 स्पर्म बनेंगे। ठीक है,
ठीक है, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करें, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि भाई जो 100 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है उनसे कितने शुक्राणु बनेंगे। ठीक है, तो देखो याद करो कि एक जो अपनी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स थी ये बना रही थी 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, और उन दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स से बन रहे थे 4 स्पर्मेटिड्स। ठीक है, अगर हमसे पूछा जा रहा है केवल 100 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के बारे में, तो अभी हमने डिस्कस किया एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स से 2 बन रहे हैं तो 2 से 4 बनेंगे, तो 100 से कितने बन जाएंगे अल्टीमेटली 200 स्पर्म। ठीक है, ये अपनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आ गई। अब आप देखो ये एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है, वो 2 शुक्राणुओं का निर्माण कर रही है, तो अल्टीमेटली अगर हमसे पूछा जाए कि 100 स्पर्मेटोसाइट्स होंगी तो 100 से कितने हो जाएंगे 200, 100 और 100 200। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो 100 स्पर्मेटिड्स है, ठीक है, वो कितने शुक्राणुओं का निर्माण करेंगी, तो भाई स्पर्मेटिड्स का तो सिंपल सा फंडा है कि ये स्पर्मेटिड्स सर्टोली कोशिकाओं से अटैच होती हैं, पोषण वहां से प्राप्त करती हैं, पोषण प्राप्त करने के बाद में ये मैच्योर हो जाती है, परिपक्व हो जाती है और शुक्राणुओं में कन्वर्ट हो जाती है। तो 100 स्पर्मेटिड्स की 100 स्पर्मेटिड्स की बोल रहा है, तो 100 स्पर्मेटिड्स से तो 100 ही शुक्राणु बनेंगे, क्योंकि इनका तो काम ही क्या है, कोई विभाजन तो इनमें चल नहीं रहा, इनका तो सीधी सी बात है कि भाई पोषण लेना है, इनको परिपक्व होना है और रिलीज हो जाना है। अब हम बात करें जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, मेल्स में 2 टाइप के सेक्स क्रोमोसोम मिलते हैं, एक एक्स होता है एक वाई होता है। एक्स रिप्रेजेंट करता है फीमेल को, वाई रिप्रेजेंट करता है मेल को। तो सेक्स जो क्रोमोसोम है उनके बेसिस पर ये जो शुक्राणु है वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि भाई जो फीमेल्स है उसको रिप्रेजेंट करता है एक्स क्रोमोसोम, मेल को रिप्रेजेंट करता है वाई क्रोमोसोम। ठीक है, तो जनरली इनका जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार से होता है कि जो फीमेल्स हैं उनमें, जैसे हम बात करें फीमेल का जो गैमेट्स है यानी कि ओवम है, ठीक है, तो ओवम में हैप्लॉइड सेल है, ये हैप्लॉइड सेल है मतलब कि इसके पास 23 गुणसूत्र होंगे। 23 गुणसूत्र होने का मतलब क्या है कि इसका जो कॉम्बिनेशन है वो 22 प्लस एक्स होगा, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम फीमेल को क्या करता है रिप्रेजेंट करता है। अगर इसके एक डिप्लॉइड सेल का कॉम्बिनेशन देखा जाए तो उसमें हो जाएगा 44 प्लस डबल एक्स। लेकिन अपन स्पर्म्स की बात करें तो स्पर्म्स में क्या होता है कि एक तो होता है एक्स क्रोमोसोम, एक होता है वाई क्रोमोसोम। यानी कि ओवरऑल अगर अपन बात करें कि जो मेल्स है, ठीक है, उन मेल्स की एक डिप्लॉइड सेल का जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, वो होता है 44 प्लस एक्स वाई। अब ये जो लिंग गुणसूत्र है सेक्स क्रोमोसोम्स है, ठीक है, इनके बेसिस पर 2 प्रकार के क्या हो जाते हैं शुक्राणु। ये एक डिप्लॉइड सेल से 2 शुक्राणु बनेंगे, तो इन 2 शुक्राणुओं में क्या होगा, एक शुक्राणु में तो 22 प्लस एक्स होगा, एक शुक्राणु में 22 प्लस वाई होगा। तो जो सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, उनके बेसिस पर जो गैमेट्स है, ठीक है, यानी कि जो शुक्राणु है वो होते हैं 2 प्रकार के। ठीक है, पहला 22 प्लस एक्स। ठीक है, अगर ये 22 प्लस एक्स, जैसे हमने बात की फीमेल्स का जो कॉम्बिनेशन है वो 44 प्लस डबल एक्स है, जब इससे गैमेट्स बनेगा तो 22 प्लस एक्स हो जाएगा। अगर अपन बात करें कि मेल का जो ये स्पर्म जिसके अंदर कॉम्बिनेशन है 22 प्लस एक्स का, अगर ये फीमेल के ओवम को फर्टिलाइज करेगा तो हमेशा इससे फीमेल बेबी ही प्रोड्यूस होगा। वो क्यों, तो देखो 22 प्लस एक्स तो पहले से ही इस फीमेल का कॉम्बिनेशन है या जेनेटिक कॉम्बिनेशन है, ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें इस 22 प्लस एक्स यानी कि ये जो ओवम है इसको फर्टिलाइज कर दिया सेम कॉम्बिनेशन वाले स्पर्म ने 22 प्लस एक्स,
तो इससे बनने वाला जो जायगोट बनेगा, जो डिप्लॉइड सेल बनेगी, उसका कॉम्बिनेशन हो जाएगा 44 प्लस एक्स एक्स। और अभी हमने बात की कि 44 प्लस डबल एक्स, ये तो फीमेल्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, फीमेल्स के एक डिप्लॉइड सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो क्लियर है। दूसरा जो क्रोमोसोम है वो है 22 प्लस वाई, 22 प्लस वाई। अगर ये क्रोमोसोम ओवम को अगर ये फर्टिलाइज करता है, ठीक है, तो इससे प्रोड्यूस होने वाला जो बेबी होगा वो हमेशा मेल ही होगा, क्योंकि मेल का कॉम्बिनेशन हमने देखा था 22 प्लस एक्स, सॉरी 44 प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो ये जो क्रोमोसोम है जो वाई, सॉरी ये जो स्पर्म है जो वाई क्रोमोसोम को कंटेन कर रहा है, जब ये ओवम को फर्टिलाइज करेगा तो 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस वाई, तो हो जाएगा 44 प्लस एक्स वाई, यानी कि मेल बेबी, ठीक है। तो सिंपल से वे में बात करें हम मेल सॉरी ह्यूमंस के रेफरेंस में, तो ह्यूमंस में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, लिंग का निर्धारण होता है जो बेबी का, ठीक है, वो डिपेंड करता है स्पर्म के ऊपर, ठीक है, कि किस टाइप का स्पर्म इसको फर्टिलाइज कर रहा है, ठीक है। 22 प्लस एक्स वाला स्पर्म फर्टिलाइज कर रहा है या 22 प्लस वाई वाला स्पर्म इसको फर्टिलाइज कर रहा है, क्लियर है। तो ये तो जनरल सी बात हुई अपनी स्पर्मेटोजेनेसिस की, ठीक है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस में एट द एंड जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है अपना स्पर्मेटोजोआ, यानी कि स्पर्म, शुक्राणु। अब हम बात करते हैं कि ये जो शुक्राणु है इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ठीक है, किस टाइप से बना होता है ये, ठीक है। तो जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है इसमें वो है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, यानी कि शुक्राणु की संरचना। देखो, शुक्राणु की संरचना अगर हम डिस्कस करते हैं तो जनरली हम बात करते हैं तो जो शुक्राणु है उसकी संरचना में वैसे तो मेजर पार्ट की बात करें तो 3 होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो इसमें होते हैं 4 पार्ट्स, यानी कि 4 भागों से मिलकर ये बना होता है। पहला जो भाग है वो है हेड या सिर। सेकंड जो भाग है वो है अपना नेक या गर्दन। ठीक है, थर्ड जो पार्ट है वो है मिडिल पीस। इसे कहते हैं मध्य भाग। और जो फोर्थ जो पार्ट है वो है टेल, यानी कि पूंछ। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें ये वाला जो भाग है वो है सिर। इसका सिर्फ इतना सा भाग, ठीक है, जो ओनली ये खांच वाला जो भाग है ये है गर्दन। ये वाला जो पूरा भाग है मध्य भाग है, और ये वाला लास्ट वाला है पूंछ वाला भाग। ठीक है, अब देखो फर्स्ट जो अपना इसमें पॉइंट है वो है कि जो शुक्राणु है वो एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होती है, एक सूक्ष्मदर्शी संरचना होती है जो हम नग्न आंखों से भी नहीं देख सकते, इतनी सूक्ष्म होती है। शुक्राणु एक सूक्ष्मदर्शी संरचना होती है जो सिर, गर्दन, मध्य भाग तथा पूंछ से मिलकर बना होता है। 4 भाग जो अभी हमने लिखे हैं उन 4 भागों से मिलकर ये शुक्राणु बना होता है। ठीक है, सेकंड हम बात करें तो इसका जो सिर है, ठीक है,
उस सिर में एक दीर्घित अगुणित केंद्रक होता है जिसका अग्रभाग एक टोपीनुमा संरचना से कवर्ड होता है, ठीक है, जिस टोपीनुमा संरचना को कहते हैं एक्रोसोम। ये जो टोपीनुमा संरचना है या जो ये एक्रोसोम है, इस एक्रोसोम के अंदर हाइलुरोनिक एसिड या हाइलुरोनिडेज एंजाइम भरे होते हैं जो हेल्प करते हैं जो अंडाणु है उसके निषेचन में, ठीक है। आवृत रहता है जिसे एक्रोसोम कहते हैं, जो लयनकारी यानी कि लाइटिक एंजाइम यानी जो मैंने आपको बताया हाइलुरोनिडेज एंजाइम, लाइटिक एंजाइम यानी कि हाइलुरोनिडेज एंजाइम, ठीक है, ये उपस्थित होते हैं या भरे रहते हैं जो निषेचन में सहायता करते हैं। जब हम निषेचन पढ़ेंगे तो वहां हम पढ़ेंगे कि कैसे ये जो हाइलुरोनिडेज एंजाइम है या जो लाइटिक एंजाइम है ये निषेचन में सहायता कर रहे हैं। ये जनरली क्या करते हैं कि जो ओवम है, ठीक है, जैसे स्पर्म ओवम के पास पहुंचता है, ठीक है, ये एक्रोसोम क्या करता है, फट जाता है। और एक्रोसोम लाइटिक एंजाइम है तो एक्रोसोम क्या करता है कि वो जो ओवम की जो लेयर्स हैं, ठीक है, जोना पेल्लुसिडा, कोरोना रेडिएटा, ठीक है, थीका, जिसमें थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, इन सबको गलाने का काम करता है। गलाने का मतलब इन द सेंस इसमें छेद करने का काम करता है ताकि शुक्राणु का जो मेन पार्ट है, सिर वाला पार्ट है जिसके अंदर दीर्घित अगुणित केंद्रक है, वो अंडाणु में प्रवेश कर जाए, ठीक है। जब तक ये अंडाणु में प्रवेश नहीं करेगा तब तक निषेचन क्रिया संपन्न नहीं होगी, ठीक है। तो देखो ये सिर वाला भाग है, ठीक है ना, ये इसके सिर में एक दीर्घित अगुणित केंद्रक होता है, ठीक है, ये दीर्घित अगुणित केंद्रक है जिसके अंदर क्रोमोसोमल मटेरियल यानी कि गुणसूत्रीय पदार्थ होते हैं। और वो गुणसूत्रीय पदार्थ या तो 22+X हो सकता है या 22+Y हो सकता है, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। ये होता है एक्रोसोम, टोपीनुमा संरचना। इसके अंदर सारे लयनकारी एंजाइम होते हैं, लाइटिक एंजाइम होते हैं जैसे हाइलुरोनिडेज एंजाइम, ठीक है। यह एक छोटा खंड होता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम गर्दन की। गर्दन एक छोटा खंड होता है जो शुक्राणु के सिर और मध्य भाग को क्या करता है, जोड़ता है। ये एक छोटा सा खंड है, ये खांस वाला, ठीक है। इसका काम क्या है, सिर और मध्य भाग दोनों को जोड़ना, ठीक है। ये जो गर्दन वाला भाग है, इस गर्दन वाले भाग में एक्चुअल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, दो सेंट्रियोल होते हैं जो एक दूसरे के 90 डिग्री पर अरेंज रहते हैं। मतलब एक सेंट्रियोल तो इस तरह से प्रेजेंट होगा और एक सेंट्रियोल यानी कि एक तारक का इस तरह से प्रेजेंट होता है, ठीक है। दो सेंट्रियोल होते हैं इस गर्दन वाले भाग में, इसमें दो सेंट्रियोल होते हैं जो एक तो इस तरह से रहेगा और एक इस तरह से प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। ये जो सेंट्रियोल है, ठीक है, अब इसका मेन फंक्शन क्या होता है, देखो एक वाला ये वाला इधर जो सेंट्रियोल रहेगा, ठीक है, ऊपर वाला जो सेंट्रियोल है यानी ये वाला जो सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल तो जब ये जो शुक्राणु है अंडाणु को जब ये निषेचित करता है तो ये अंडाणु के अंदर ही चला जाता है, ठीक है, ये एज इट इज रहता है। लेकिन ये वाला जो सेंट्रियोल है, ठीक है, ये वाला जो सेंट्रियोल है ये अक्षीय तंतुओं का या एक्सियल फिलामेंट्स का फॉर्मेशन करता है जो पूंछ में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो मैंने रोड लाइक स्ट्रक्चर, कोड लाइक स्ट्रक्चर बनाई है, ये हो गए अक्षीय तंतु या एक्सियल फिलामेंट या एक्सोनिम, ठीक है। शुक्राणु के जो अच्छा
सेंट्रियोल जो उपस्थित होते हैं वो शुक्राणु के सीलियम यानी कि जिसे फ्लैजेलम भी कहा जाता है का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये वाला जो सीलियम है अक्षीय तंतुओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मध्य भाग में अनेक माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं जो शुक्राणु की पूंछ की गति के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं जो कि निषेचन के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, देखो ये वाली जो स्ट्रक्चर दिख रही है, ठीक है, इतना से मैं मिटा देता हूं यहां से। इस स्ट्रक्चर में आपको ये जो शुक्राणु है वो सॉरी ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सर्पिल आकार में व्यवस्थित दिख रहे हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है और माइटोकॉन्ड्रिया सर्पिल आकार में व्यवस्थित है, एक इधर है एक इधर है, इसको ये जोड़ रहा है इसको ये जोड़ रहा है इस तरह से। ठीक है, सर्पिल आकार में ये व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, और मेन कार्य है इनका ऊर्जा प्रदान करना। ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं ये, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं ये। ठीक है, और ये जो शुक्राणु सॉरी ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये माइटोकॉन्ड्रिया एक आवरण द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, इस आवरण को जो ये जोड़ रहा है ना, इस आवरण को बोलते हैं निबेन कर्ण अच्छद, निबेन कर्ण शीथ या निबेन कर्ण आच्छद बोलते हैं इसे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जो शुक्राणु है वो एक प्लाज्मा झिल्ली द्वारा आवृत रहते हैं, मतलब एक प्लाज्मा झिल्ली है वो शुक्राणु के ये सभी भागों को आवृत करती है। जैसे ये डायग्राम है, इस डायग्राम में ये सबसे बाहर वाली जो झिल्ली आपको दिखाई दे रही है जो पूरे शुक्राणु को आवृत कर रही है इसको कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, अगर हम नॉर्मल बात करें, ठीक है, कि जैसे कि एक सामान्य जो संभोग की प्रक्रिया चलती है, सामान्य जो क्वाइटस प्रोसेस चलता है, ठीक है, उस क्वाइटस प्रोसेस के दौरान, ठीक है, एक बार स्खलन में कितने शुक्राणु मुक्त होते होंगे और एक बार स्खलन में कितना वीर्य यहां से स्रावित होता होगा। ठीक है, तो देखो जनरली अगर अपन बात करें, ठीक है, तो जब एक संभोग की प्रक्रिया चलती है, ठीक है, उस संभोग की प्रक्रिया के दौरान, ठीक है, प्रति स्खलन, ठीक है, 200 से 300 मिलियन शुक्राणु क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। यानी कि एक बार में जनरली अपन बात करें तो 3 से 5 ml वीर्य यहां से स्रावित होता है। ठीक है, एक स्खलन में 3 से 5 ml वीर्य स्खलित होता है या स्रावित होता है। उस 3 से 5 ml जो वीर्य है उसके अंदर 200 से 300 मिलियन शुक्राणु प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक नर मानव संभोग के दौरान प्रति स्खलन 200 से 300 मिलियन शुक्राणुओं का स्खलन करता है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, कि भाई जो शुक्राणु है, ठीक है, वो फर्टाइल होने के लिए शुक्राणुओं की क्या कंडीशन होनी चाहिए या एक जो पर्सन है उसको हम फर्टाइल कब कह सकते हैं। ठीक है, एक पर्सन को हम फर्टाइल उस कंडीशन में कह सकते हैं कि जब उसके अंदर प्रेजेंट जो स्पर्म्स है, ठीक है, या जब वो संभोग की क्रिया के दौरान जो स्खलित होने वाले जो उसके शुक्राणु है, ठीक है, उन शुक्राणुओं में से 60% जो शुक्राणु है वो नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए, नॉर्मल आकार और आकृति के होने चाहिए। ठीक है, आकार और आकृति के जो शुक्राणु थे इनमें से भी 40% जो शुक्राणु है वो तेज दौड़ने वाले होने चाहिए। ठीक है, इनके भी 40% जो शुक्राणु है वो तेज दौड़ने वाले होने चाहिए। ठीक है, जिनमें से 60% सामान्य आकार और आकृति के होने चाहिए तथा इनमें से 40% तीव्र गतिशील शुक्राणु होने चाहिए। ठीक है, अधिवृषण शुक्रवाहिनी शुक्राशय एपिडिडाइमिस वास्ट डिफरेंस, ठीक है, सेमिनल वेसिकल और जो प्रोस्टेट ग्रंथियों का जो सिक्रेशन है, जो श्रावण है, वो शुक्राणुओं के परिपक्वन तथा इनकी गति के लिए आवश्यक होता है। यानी कि जैसे बात करें हम कि भाई अधिवृषण है, शुक्रवाहिनी है, शुक्राशय है, प्रोस्टेट ग्रंथि है, इनसे स्रावित होने वाला जो स्राव है वो शुक्राणुओं को परिपक्व करता है,
ठीक है, मैच्योर करता है, ठीक है, या इनका मैच्योरेशन करता है, और इनकी जो गति है उसके लिए ये आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो नर सहायक ग्रंथियों के जो कार्य है, ठीक है, जिसमें हमने 3 प्रकार की नर सहायक ग्रंथियां पढ़ी थी। ठीक है भाई, शुक्राशय हो गई, प्रोस्टेट हो गई, ठीक है, और जो अपनी काउपर्स ग्रंथि थी। ठीक है, इन तीनों ग्रंथियों का जो फंक्शन है कि कब सिक्रेशन करना है, कितना सिक्रेट करना है, ठीक है, कब कितना अमाउंट प्रोड्यूस करना है, ये सभी जो फंक्शन है वो रेगुलेट किए जाते हैं एंड्रोजन हॉर्मोन्स के द्वारा, यानी कि जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो इनको क्या करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, देखो शुक्राणु नहीं, सॉरी, ये है वीर्य। अगर अपन बात करें वीर्य, तो वीर्य का निर्माण होता है शुक्राणु और जो शुक्राशयी जो प्लाज्मा है, जो शुक्राशयी तरल है, यानी कि शुक्राणु और जो हमारी सहायक ग्रंथियां हैं, नर सहायक ग्रंथियां हैं, उनसे स्रावित होने वाले जो स्राव है, ठीक है, इन दोनों को सम्मिलित रूप से, कलेक्टिव रूप से हम कहते हैं वीर्य, जिसमें जो शुक्राणु है वो वीर्य के 10% पार्ट का फॉर्मेशन करता है, और बाकी 90% जो पार्ट होता है वो होता है शुक्राशयी प्लाज्मा, यानी कि जो हमारी ग्रंथियां हैं, ठीक है, जो जनन ग्रंथियां हैं, उनसे स्रावित होने वाला स्राव। ठीक है, शुक्राशय, काउपर्स ग्रंथि और प्रोस्टेट ग्रंथि का स्राव। ठीक है, अगर हम बात करें कि भाई वो जो वीर्य है उसकी पीएच कितनी होती है, तो पीएच होती है इसकी 7.2 to 7.5, मतलब ये हल्का क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय होता है। प्रतिस्खलन जैसे मैंने आपको बताया 2.5 से 5 ml, यानी कि 4 से 5 ml जो वीर्य है उसका सिक्रेशन होता है। एक अपन नोट की बात करें, जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं कि भाई जो मानव के जो शुक्राणु है वो गतिशील शुक्राणु होते हैं क्योंकि इनके पास पूंछ होती है। ठीक है, लेकिन जो एस्केरिस है, ठीक है, जो एस्केलमेंथिस संघ का जो सदस्य है, ठीक है, इसके जो शुक्राणु है पूंछविहीन होते हैं, गोल होते हैं। ठीक है, इसमें पूंछ रहित शुक्राणु पाए जाते हैं, अमीबीय शुक्राणु होते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर हम कुछ डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। ठीक है, पहला डिसऑर्डर है अपना ओलिगोस्पर्मिया। ठीक है, ओलिगोस्पर्मिया का सिंपल सा मतलब है कि अगर जो वीर्य है उस वीर्य में जो शुक्राणुओं का काउंट 20 मिलियन पर ml से कम हो जाए, यानी कि 1 ml वीर्य में 20 मिलियन जो शुक्राणु है उससे कम शुक्राणु रह जाए, तो उस कंडीशन को कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया। ठीक है, सेकंड है अपना एजोस्पर्मिया। अगर कोई पर्सन है जिसके अंदर एजोस्पर्मिया प्रॉब्लम है, तो उस पर्सन में जनरली क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन ही नहीं होता, यानी कि अगर वीर्य में स्पर्म ही अनुपस्थित हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं एजोस्पर्मिया। थर्ड जो कंडीशन है वो है एस्थेनोजोस्पर्मिया। एस्थेनोजोस्पर्मिया का मतलब है कि जो शुक्राणु है, ठीक है, उनकी स्पीड कम हो जाना, शुक्राणु है उनकी गति कम हो जाना। जनरली अपन बात करें कि जो शुक्राणु है उनकी सामान्य गति होती है 1.5 to 3 मिलीमीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में ये 1.5 से 3 मिलीमीटर दूरी तय करते हैं। अगर इससे कम इसकी जो गति है वो हो जाती है, तो उस कंडीशन को कहते हैं हम एस्थेनोजोस्पर्मिया। ठीक है, ये जो उपरोक्त ओलिगोस्पर्मिया, ठीक है, एस्थेनोजोस्पर्मिया, सॉरी, एजोस्पर्मिया, एस्थेनोजोस्पर्मिया, एक और कंडीशन है नेक्रोजोस्पर्मिया। ठीक है, नेक्रोजोस्पर्मिया का मतलब क्या है कि भाई वीर्य है उसके अंदर शुक्राणु तो होंगे, लेकिन वो शुक्राणु या तो अगतिशील होंगे या वो शुक्राणु मरे हुए होंगे। ठीक है, तो ये जो चारों कंडीशन है उपरोक्त, ओलिगोस्पर्मिया हो गया, ओलिगोजोस्पर्मिया हो गया, नेक्रोजोस्पर्मिया हो गया, एजोस्पर्मिया हो गया, एस्थेनोजोस्पर्मिया हो गया, ये जो चारों कंडीशन है, इन चारों कंडीशन की वजह से जो मेल पर्सन है, ठीक है, उनमें इनफर्टिलिटी उत्पन्न हो जाती है, उनमें बंध्यता उत्पन्न हो जाती है, मतलब कि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तो जनरल सी बात हुई अपनी शुक्राणु की। ठीक है, अब हम कुछ यहाँ पर डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं
शुक्र जनन और अंड जनन के बारे में। शुक्राणु के निर्माण में क्या अंतर है, अंडाणुओं के निर्माण में क्या अंतर है, ठीक है। बाकी अंड जनन की जो प्रोसेस है वो फिर हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे बात करें अपन शुक्र जनन और अंड जनन की बात करते हैं कि शुक्राणुओं का निर्माण और जो अंडाणुओं का जो निर्माण है, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। तो देखो पहला जो डिफरेंस है वो है कि जो शुक्राणु है उनका निर्माण यौवनारंभ पर प्रारंभ होता है, प्यूबर्टी पर होता है, यानी कि जब प्यूबर्टी स्टेज आती है तब शुक्राणुओं का निर्माण स्टार्ट होता है। शुक्र जनन यौवनारंभ पर प्रारंभ होता है। वहीं अगर बात करें तो हमने पढ़ा था कि जो अंड जनन है, ठीक है, यानी कि अंडाणुओं का निर्माण है, ठीक है, वो भ्रूणावस्था में स्टार्ट हो जाता है। जितनी भी फॉलिकल्स बननी है वो भ्रूणावस्था में बन जाएंगी। जन्म के पश्चात ना तो कोई फॉलिकल्स उनमें बनेंगी, ना कोई नई फॉलिकल्स उसमें ऐड होंगी, ठीक है। तो इसमें अंड जनन का जो निर्माण है या अंड जनन की जो प्रोसेस है वो भ्रूणावस्था में प्रारंभ हो जाती है। ये जो यौवनारंभ की जो प्रोसेस है, सॉरी, ये जो शुक्रजनन की प्रोसेस है, ठीक है, ये एक वृद्धावस्था तक कंटिन्यूअसली रहती है, यानी कि यौवनारंभ से शुक्राणु बनना प्रारंभ होता है और जब वृद्धावस्था आ जाती है तब तक शुक्राणु बनते रहते हैं। वहीं अपन बात करें तो जो अंडजनन की प्रोसेस है, ठीक है, ये शुरू तो एक्चुअल में भ्रूणावस्था में हो गई, ठीक है, लेकिन ये जनरली 40 या 45 से 50 साल की जो आयु है उसमें ये रुक जाती है, ठीक है, यानी अंडाणुओं का निर्माण रुक जाता है। उस कंडीशन को कहते हैं मेनोपॉज। हिंदी में कहें तो रजोनिवृत्ति बोलते हैं उसे, रजोनिवृत्ति, ठीक है। जनरली बात करें तो एक जो स्पर्मेटोगोनिया थी उससे 4 शुक्राणु बन रहे थे। वहीं अगर हम बात करें तो एक जो उगोनिया है उससे एक ही अंडाणु बनता है, ठीक है, या एक ही सेकेंडरी ओसाइट बनती है। ये हम पढ़ेंगे जनरली जब अपना कल वाली क्लास में अंडजनन की जो प्रोसेस पढ़ेंगे उसमें। नेक्स्ट है कि भाई जो शुक्र जनन जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब हो गया कि यौवनारंभ पर ये प्रारंभ होती है और कंटिन्यूअसली स्पर्म बनते हैं, कोई इसमें बीच में ब्रेक नहीं लगता, या हम कह सकते हैं कि कोई इसमें बीच में स्टॉप, ये शुक्र जनन की प्रोसेस है वो स्टॉप नहीं होता। लेकिन अगर हम वही अगर बात करें तो जो अंड जनन की प्रोसेस है वो एक असतत प्रोसेस होती है, जिसमें एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो फॉलिकल्स बनती है ना, वो फॉलिकल्स मियोसिस फर्स्ट तथा मियोसिस जो सेकंड है उसमें आकर ये अरेस्ट हो जाती है। मतलब कि सिंपल से बात है, फॉलिकल बन गई, ठीक है, लेकिन इनका पूर्व परिपक्वन नहीं हुआ, ठीक है। ये परिपक्वन फिर से प्रारंभ कब से होगा, जब प्यूबर्टी आएगी तब इनमें फिर से प्रारंभ ये जो परिपक्वन शुरू होगा और एक द्वितीयक oocyte का या एक अंडाणु का निर्माण होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में जनरली फिर अपन ने डिस्कस किया है शुक्रजनन की प्रोसेस और शुक्राणु की संरचना, ठीक है। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन है अपना अच्छा चलो क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। सामान्य स्खलन में शुक्राणुओं की मात्रा होती है। ऑप्शन फर्स्ट 400 से 500 ml, ओ सॉरी 500 मिलियन, 200 से 300 मिलियन, 100 मिलियन, या इनमें से कोई नहीं। तो हमने पढ़ा था कि एक जो सामान्य स्खलन है उसमें 200 से 300 मिलियन शुक्राणुओं का स्खलन होता है, या एक स्खलन में 200 से 300 मिलियन शुक्राणु स्खलित होते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। तो आज की क्लास में जनरली अपन ने डिस्कस किया कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है, जो शुक्र जनन की जो प्रोसेस है, ठीक है, यानी कि शुक्राणु के निर्माण की प्रोसेस, शुक्राणु की संरचना के बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है।
कल की जो क्लास है उसमें हम अंड जनन को डिस्कस करेंगे, ठीक है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके सारे क्वेश्चन लगा लीजिएगा आप, एनसीईआरटी पढ़ेगा आप, ठीक है। जो डाउट है वो हम कल डिस्कस करते हैं, बाकी फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बच्चों, बाय।